नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के समाजशास्त्र विभाग के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम बीए पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर है समाजशास्त्र के सिद्धांत, उसकी तीसरी यूनिट पढ़ रहे हैं और जो टॉपिक हमारा चल रहा है वह है सामाजिक प्रक्रिया। डियर स्टूडेंट्स, ये समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण अवधारणा है। इससे पूर्व के जो वीडियो उसमें हम सामाजिक प्रक्रिया की अवधारणा को समझ चुके हैं कि सामाजिक प्रक्रिया क्या है, समाजशास्त्र के अध्ययन में इसका क्या महत्व है। हम जानते हैं कि समाज शास्त्र में हम सामाजिक व्यवस्था का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं और समाज और सामाजिक व्यवस्था का आधार सामाजिक संबंध है और सामाजिक संबंध सामाजिक अंतर्क्रिया से बनते हैं। यानी सामाजिक संबंधों की समाज की जो प्राणवायु है वह सामाजिक अंतर्क्रिया है। सामाजिक अंतर्क्रिया के बिना सामाजिक संबंध बनना संभव नहीं है। वस्तुतः जो सामाजिक संबंध हैं वो सामाजिक अंतर्क्रिया के ही प्रतिमानित स्वरूप हैं। सामाजिक अंतर्क्रिया के प्रतिमान हैं, उन्हीं को ही हम सामाजिक संबंध कहते हैं। तो इस प्रकार जो सामाजिक प्रक्रिया है इसका तात्पर्य यह है कि सामाजिक अंतर्क्रिया के जो विभिन्न स्वरूप हैं उन्हीं को हम सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। जैसे सहयोग है, प्रतिस्पर्धा है, संघर्ष है, व्यवस्थापन है, अनुकूलन है, समायोजन है, ये सब सामाजिक अंतर्क्रिया के विभिन्न स्वरूप है जिनको हम सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें निश्चितता और निरंतरता जुड़ जाती है। सामाजिक अंतर्क्रिया के भी स्वरूप जिनके साथ निश्चितता और निरंतरता जुड़ जाती है उन्हें हम सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए संघर्ष है, सहयोग है, प्रतिस्पर्धा है, ये सब सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, सामाजिक प्रक्रियाओं के उदाहरण हैं। सामाजिक प्रक्रियाएं समाज में निरंतर चलती रहती है, ये निश्चित होती हैं और निरंतर चलती रहती हैं और इस कारण समाज में सामाजिक परिवर्तन भी घटित होता है और समाज में संघर्ष भी आता है तो समाज में व्यवस्था भी बनी रहती है। आज सामाजिक प्रक्रिया की जिस स्वरूप का हम अध्ययन करना चाहते हैं वह है संघर्ष। इससे पहले हमने सहयोग का अध्ययन किया था। सामाजिक अंतर्क्रिया को एक सामाजिक पैमाने पर रखा जाए तो एक छोर पर सहयोग आता है तो दूसरे छोर पर संघर्ष आता है, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत ध्रुव हैं, एक दूसरे के प्रतिकूल हैं, एक दूसरे के बिल्कुल एक कदम विपरीत हैं। सहयोग का जो उद्देश्य होता है उससे विपरीत संघर्ष का उद्देश्य होता है। तो संघर्ष जो सामाजिक अंतर्क्रिया का स्वरूप है उसका तात्पर्य यह है कि संघर्ष वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक दूसरे के साथ भय अथवा हिंसा का प्रयोग करते हैं, जबकि सहयोग में ऐसा नहीं है। सहयोग इसके एकदम विपरीत हैं, उसमें एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इस हमने ये पढ़ा है उसमें कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह है एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए या समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संगठित और सामूहिक रूप से प्रयास करते हैं तो वो सहयोग है। तो यहाँ पर आपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक दूसरे के साथ भय और हिंसा का प्रयोग किया जाता है तो यह संघर्ष कहलाता है, ये संघर्ष की अवधारणा है। अब बात हम करते हैं कि ये सामाजिक प्रक्रिया संघर्ष है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है। तो इसके सर्वप्रथम विशेषता है कि ये सार्वभौमिक है। इसका तात्पर्य है कि दुनिया के हर समाज में संघर्ष चलता रहता है। यह सार्वभौमिक प्रक्रिया है, अनिवार्य प्रक्रिया है, कोई भी समाज इससे दूर नहीं है, अलग नहीं है। दूसरी विशेषता है कि चेतन है। इसका तात्पर्य है कि संघर्ष अचेतन रूप से नहीं चलता है, ये चेतन रूप से चलता है, यानी आदमी सोच विचार करके ही संघर्ष करता है, क्योंकि इसके अंदर भय और हिंसा का प्रयोग होता है तो आदमी को विचार करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, सोच समझ कर फिर प्रयास करता है, यानी चेतन प्रयास होते हैं, अचेतन रूप से संघर्ष नहीं होता है। तीसरी विशेषता है कि यह वैयक्तिक है।
इसका तात्पर्य है कि सामाजिक संघर्ष जो है वो मूल रूप में व्यक्तिगत होता है, फिर उसे सामूहिक रूप दे दिया जाता है। इसकी प्रकृति है या वैयक्तिक होता है, ये इंडिविजुअल होता है। शुरुआत इंडिविजुअल से होती है इसकी। और चौथी विशेषता है अनिरंतर अनिरंतर हिंसक प्रक्रिया है। यानी कि सामाजिक संघर्ष है वो निरंतर नहीं चलता है। सहयोग निरंतर चल सकता है, लेकिन संघर्ष है निरंतर नहीं चलता है, और ये एक हिंसक है। इसका स्वरूप है हिंसक है। ये सामाजिक संघर्ष की जो अवधारणा है, संघर्ष की जो अवधारणा है, सामाजिक अंतर्क्रिया के जो स्वरूप है, ये जो सामाजिक प्रक्रिया है, इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। अब भारत में हम देखते हैं कि भाषा के आधार पर दक्षिण भारत और उत्तर भारतीय राज्यों लोगों में हिंदी भाषा को लेकर जो संघर्ष होते हैं, जाति को लेकर जो संघर्ष होते हैं, संप्रदाय को, धर्म को लेकर जो संघर्ष होते हैं, क्षेत्र को लेकर जो संघर्ष होता है, क्षेत्रवाद को, इसी तरह बिहारी और मराठी लोगों में जो संघर्ष हो रहा है, या असम या मूल के लोगों और मारवाड़ी लोगों के बीच जो संघर्ष होता है, तो ये नृजातीय संघर्ष है। तो ये सब संघर्ष के उदाहरण हैं। यानी भारत में जो भाषावाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, नृजातीय संघर्ष है या नक्सलवाद है, तो ये सब संघर्ष के उदाहरण हैं। मेकाइवर पेज अमेरिका के समाजशास्त्री हैं, उनकी पुस्तक है सोसाइटी, उसमें उन्होंने 2 प्रकार के संघर्ष बताए हैं। सहयोग के भी उन्होंने 2 ही प्रकार बताए हैं, तो संघर्ष के भी 2 ही प्रकार बताए हैं उन्होंने। एक प्रत्यक्ष संघर्ष है, दूसरा अप्रत्यक्ष संघर्ष है। प्रत्यक्ष संघर्ष मेकाइवर पेज के अनुसार वह होता है जिसमें 2 व्यक्तियों या जातियों या समूह के बीच संघर्ष होता है, आमने सामने का संघर्ष होता है। वह प्रत्यक्ष संघर्ष कहलाता है, जिनमें व्यक्ति आमने सामने होकर बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से संघर्ष करता है। उदाहरण के लिए सांप्रदायिक दंगे होते हैं, या भाषा को लेकर विवाद होकर भाषाई जो संघर्ष होते हैं, ये सब प्रत्यक्ष संघर्ष के उदाहरण हैं। दूसरा उदाहरण उन्होंने दिया है अप्रत्यक्ष संघर्ष का। मेकाइवर पेज का कहना है कि अप्रत्यक्ष संघर्ष वह होता है जिसमें 2 व्यक्ति या समूहों के बीच में आमने सामने के संबंध नहीं होते, वो अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से चलता रहता है। जैसे उदाहरण के लिए अमेरिका और रूस में जो शीत युद्ध चला है, अभी अमेरिका और चीन में जो ट्रेड वार चल रहा है, या जो प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है, तो वो एक तरीके का अप्रत्यक्ष संघर्ष है। कुछ सीमित संसाधनों की प्राप्ति के लिए बहुत सारे लोग संघर्ष करते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये संघर्ष के 2 प्रकार मेकाइवर पेज ने अपनी पुस्तक सोसाइटी में बताए हैं। इसी तरह जाने माने समाजशास्त्री J.L. गिलिन एंड J.P. गिलिन, उन्होंने अपनी पुस्तक कल्चरल सोशियोलॉजी में सामाजिक संघर्ष के 4 स्वरूपों का विवेचन किया है, और उन्होंने 4 स्वरूप इस प्रकार बताए हैं। पहला है वैयक्तिक संघर्ष या व्यक्तिगत संघर्ष, दूसरा है प्रजातीय संघर्ष, तीसरा है वर्ग संघर्ष, और चौथा है राजनीतिक संघर्ष। वैयक्तिक संघर्ष से गिलेन का तात्पर्य है कि जब किसी भी तरह के व्यक्तिगत दुश्मनी होती है, घृणा है, उसको लेकर कुछ व्यक्तियों समूहों में संघर्ष होता है, तो वो वैयक्तिक संघर्ष कहलाता है। उदाहरण के लिए छोटी छोटी बातों, कभी ज़मीन को लेकर, प्लॉट को लेकर, या भाइयों में बंटवारे को लेकर संघर्ष हो जाता है, तो वैयक्तिक संघर्ष है। दूसरा संघर्ष उन्होंने बताया प्रजातीय संघर्ष। इसका तात्पर्य ये है कि हमारी दुनिया में विभिन्न प्रजातियों के लोग रहते हैं। कॉकेसाइड है, मंगोलाइड है, निग्रोइड है। जब इन प्रजातियों में जो संघर्ष होता है, या इन प्रजातीय भेदभाव, नस्लीय भेदभाव के आधार पर संघर्ष होता है, जैसे निग्रोइड और कॉकेसाइड लोगों में जो संघर्ष हो रहा है, अमेरिका में काले और गोरे लोगों में जो संघर्ष हो रहा है, वो प्रजातीय संघर्ष है। एक तरफ काले लोग हैं, निग्रोइड प्रजाति के हैं, दूसरे पर कॉकेसाइड प्रजाति के श्वेत लोग हैं, तो उनके बीच में संघर्ष चलता रहता है। तो अपने अपने हित होते हैं, उन हितों की पूर्ति के लिए वो आपस में संघर्ष करते हैं। संसाधन सीमित होते हैं, उनका न्यायपूर्ण वितरण नहीं हो पाता, और इसके लिए संघर्ष होता है, या उनके साथ भेदभाव होता है। तो इस तरह 2 समूह में, व्यक्तियों में संघर्ष होता है, तो वो प्रजातीय संघर्ष कहलाते हैं। तीसरा संघर्ष का स्वरूप है वर्ग संघर्ष। हम समाजशास्त्र में पढ़ते हैं, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष पर
बहुत विशद समाजशास्त्रीय विवेचन किया है, वैज्ञानिक पद्धति से अपना का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। हालांकि वर्ग संघर्ष सिद्धांत की अपनी सीमाएं और उनकी जो भविष्यवाणी थी वो अभी सही साबित नहीं हुई है। इसके बावजूद उनका वर्ग संघर्ष का सिद्धांत एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। उन्होंने समाज में सामाजिक परिवर्तन और आमूलचूल परिवर्तन की व्याख्या अपने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत से की है। तो ये भी एक संघर्ष का प्रकार है। जैसे मजदूर और मालिकों में संघर्ष जो चलता रहता है, मजदूर बेहतर आजीविका, बेहतर वेतन और बेहतर कार्य दशाएं और सेवा शर्तों को लेकर संघर्ष करते हैं। मालिक अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते हैं, तो इनके बीच में संघर्ष चलता रहता है। तो ये वर्ग संघर्ष का उदाहरण है। चौथा जो संघर्ष है वह राजनीतिक संघर्ष। गिलेन ने कहा है कि समाज में राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों में भी संघर्ष होता है और विभिन्न देशों के बीच में भी संघर्ष होता है। तो ये राजनीतिक संघर्ष है। उदाहरण के लिए किसी एक देश के अंदर विभिन्न राजनीतिक दल आपस में संघर्ष करते हैं सत्ता प्राप्त करने के लिए, तो वो अंतर्देशीय संघर्ष कहलाता है। इसी तरह अंतर्देशीय संघर्ष भी होता है, जब दो देश हैं उनके बीच में आपस में युद्ध छिड़ जाता है, वो एक दूसरे के भूभाग पर कब्जा करने के लिए संघर्ष करते हैं, तो वह भी राजनीतिक संघर्ष है। डियर स्टूडेंट्स, अब सवाल उठता है कि क्या संघर्ष के क्या कारण हो सकते हैं। तो गिलेन ने संघर्ष के 4 मुख्य कारण बताए हैं। पहला व्यक्तिगत भिन्नताएं, दूसरा सांस्कृतिक भिन्नताएं, तीसरा परस्पर विरोधी स्वार्थ और चौथा सामाजिक परिवर्तन। समाज में जो संघर्ष होता है, दुनिया के हर समाज में संघर्ष विद्यमान है। उसका कारण है, पहला कारण है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। हाँ, सभी व्यक्ति एक समान नहीं होते, उनकी विचारधारा, सोच, दृष्टिकोण, योग्यता, गुण अलग अलग होते हैं। तो ये व्यक्तिगत भिन्नताएं भी संघर्ष को जन्म देती हैं। दूसरे पर सांस्कृतिक भिन्नताएं होती हैं। प्रत्येक समूह समाज की अपनी संस्कृति होती है, वह अपनी संस्कृति के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करते हैं, जागरूक रहते हैं, और संस्कृति पर कोई आँच आती है तो संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। इसी तरह तीसरा कारण है परस्पर विरोधी स्वार्थ। विभिन्न देशों के बीच, विभिन्न व्यक्तियों के बीच जो संघर्ष हैं वो अपने अपने परस्पर विरोधी स्वार्थ हैं, तो एक दूसरे के हित आपस में टकराते हैं, तो उससे संघर्ष होता है। चौथा है सामाजिक परिवर्तन। जब समाज में व्यापक स्तर पर परिवर्तन आता है और कुछ लोगों की आजीविका प्रभावित होते हैं या निहित स्वार्थ हैं उन पर आँच आती है, तो वो संघर्ष पैदा करते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग नई ऑनलाइन या ई प्रणाली का विरोध करते हैं, तो उसका कारण ये होता है कि उनका व्यवसाय, उनकी हित, उनकी आजीविका उससे प्रभावित हो रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि फिर हमारे पास लोग आएंगे ही नहीं, तो वो जो नई व्यवस्था आती है, नई ऑनलाइन सिस्टम आता है, ऑनलाइन प्रणाली आती है, तो इसका बहुत सारे लोग जो ऑफलाइन काम से जुड़े हुए हैं वो विरोध करते हैं। तो ये सामाजिक परिवर्तन भी संघर्ष को पैदा करता है। और वर्तमान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को हम देखते हैं तो हम देखते हैं संघर्ष का मुख्य कारण आर्थिक प्रभुत्व है, आर्थिक साम्राज्यवाद है। आज के समय में हम देखते हैं कि किसी भी देश समाज के लिए अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ होना बहुत आवश्यक है। और हाल ही की कुछ सालों में देखें कि अमेरिका और चीन में ट्रेड वॉर बढ़ता जा रहा है। ये सब आर्थिक साम्राज्यवाद के कारण ही है। हर देश अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन करके अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता है, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देना चाहता है, पूरी दुनिया में अपने व्यापार बढ़ाना चाहता है, अपना व्यापार घाटा कम करना चाहता है, निर्यात बढ़ाना चाहता है, आयात कम करना चाहता है, यानी आर्थिक रूप से सुदृढ़ और मजबूत होना चाहता है। तो इसको लेकर भी इस आर्थिक प्रभुत्व, आर्थिक साम्राज्यवाद को लेकर पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर संघर्ष हो रहे हैं। आए दिन हम समाचार पत्रों अखबारों में पढ़ते हैं। संघर्ष से जुड़ी हुई जो आधुनिक समाजशास्त्री सिद्धांत हैं उनको भी थोड़ा देखना जरूरी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि संघर्ष समाज में हिंसा और विघटन लाकर समाज की संतुलन, शांति और व्यवस्था को भंग करने का प्रयास करता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। संघर्ष के अच्छे परिणाम भी आते हैं।
समाजशास्त्री लेविस कोजन ने अपनी पुस्तक द फंक्शंस ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट में सामाजिक संघर्ष का प्रकार्यवाद का सिद्धांत दिया है। और लेविस कोजर का कहना है कि ये ज़रूरी नहीं है कि संघर्ष से समाज में ऐसा विघटन हो, वह हिंसा को जन्म दे, प्रतिहिंसा को जन्म दे, उसमें समाज में ऑर्डर व्यवस्था भंग हो, असंतुलन आए, अशांति आए, लोगों की आजीविका पर संकट आए। ऐसा हमेशा नहीं होता है। संघर्ष समाज में सामाजिक सुदृढ़ता भी लाता है, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करता है, सामाजिक परिवर्तन लाता है, सामाजिक सुधार भी लाता है, सामाजिक पुनर्निर्माण सुनिश्चित करता है। युद्ध के समय हम देखते हैं कि पूरा देश एकजुट हो जाता है, समूह एकता देखने को मिलती है, राष्ट्रीयता की भावना सुदृढ़ होती है। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन इसका उदाहरण है, 20वीं सदी के पूर्वार्ध का ये आंदोलन है। इसी तरह रूस की क्रांति है 1917 की, कमज़ोर वर्गों का जो संघर्ष है उसे कमज़ोर वर्गों को न्याय मिला। इस तरह मजदूर मालिक का संघर्ष से उनको बेहतर वेतन और बेहतर कार्य दशाएँ और सेवा शर्तें सुनिश्चित हुई हैं। तो इस प्रकार सामाजिक संघर्ष समाज के लिए प्रकार्यात्मक भी है, समाज में व्यवस्था और एकता और संगठन और समाज की भलाई सुनिश्चित करने में भी अपना योगदान देता है। ऐसा तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संघर्ष एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है और समाजशास्त्र में संघर्ष का अध्ययन आवश्यक है। इसके बिना समाज और सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक परिवर्तन को समझना संभव नहीं है। आज हमारा ये टॉपिक था जिसका संक्षिप्त में हमने विवेचन किया है। नेक्स्ट टॉपिक में एक सामाजिक अंतर्क्रिया की एक नए स्वरूप पर हम विवेचन करेंगे। धन्यवाद।